आप कभी ऐसे घर में गए हैं जहां दीवारों से खून टपकता है, जहां रात को चीखें सुनाई देती हैं पर कोई नहीं होता? ये कहानी उसी खौफनाक बंगले की है जो शहर से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर है। इस बंगले में जो भी गया वापस कभी नहीं लौटा। क्या आप उस डर से भरी कहानी को सुनने की हिम्मत रखते हैं? तो चलिए इस खौफनाक सफर पर मेरे साथ। यह कहानी है एक पुराने बंगले की जो एक समय पर शहर के अमीर व्यवसायी श्रीकांत वर्मा का था। लेकिन वर्मा परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बंगले को बदनाम कर दिया। बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी और जल्द ही यह सुनसान हो गया। किसी को नहीं पता कि उस रात वर्मा परिवार के साथ क्या हुआ, पर कहते हैं कि उनकी चीखें अब भी उस बंगले की दीवारों में कैद हैं। राजेश एक साधारण नौकरी पेशा आदमी है जिसने हाल ही में एक नई कंपनी में नौकरी शुरू की है। वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ इस नए शहर में आया है और रहने के लिए एक सस्ता घर ढूंढ रहा है। राजेश की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसे वो पुराना बंगला नहीं मिला। सुनीता है जो एक टिंचर है जिसे अपने काम और फेन मैली से बहुत लगाव है। वो हमेशा से ही किसी सुनसान जगह पर रहने से डरती है, पर राजेश की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शंकर एक बुजुर्ग आदमी है जो बंगले के पास के गांव में रहता है। उसे इस बंगले के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। वो जानता है कि जो भी इस बंगले में गया वो वापस नहीं लौटा। राजेश और सुनीता ने बंगला देखने का फैसला किया। शंकर ने उन्हें इस जगह से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन राजेश ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। जब वो पहली बार बंगले में गए तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बंगला बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही डरावना था। बंगले में रहने के कुछ दिनों बाद राजेश और सुनीता को अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात को किसी के चलने की आवाजें, दीवारों से टपकता खून और अचानक ठंडक महसूस होना, ये सब चीजें उनके होश उड़ा देने वाली थीं। लेकिन राजेश इसे केवल भ्रम मानता रहा। दूसरी ओर सुनीता की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। सुनीता का डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसे लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। किसी की आंखें हर वक्त उस पर टिकी हुई हैं। एक रात उसने राजेश को जगाया और बताया कि उसने एक परछाई देखी है जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राजेश ने उसे चुप रहने को कहा और सोने की कोशिश की, पर सुनीता की नींद उड़ चुकी थी। राजेश को भी धीरे धीरे घटनाओं पर यकीन होने लगा। एक रात उसने खुद देखा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। जब उसने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद राजेश और सुनीता दोनों को एहसास हुआ कि वो इस बंगले में अकेले नहीं हैं। राजेश ने शंकर से उस बंगले के इतिहास के बारे में पूछने का फैसला किया। शंकर ने पहले तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, पर राजेश की जिद करने पर उसने बताया कि उस बंगले में वर्मा परिवार की आत्माएं भटक रही हैं। शंकर ने कहा कि वो बंगला शापित है और जो भी उसमें जाएगा उसकी मौत निश्चित है। एक रात जब सुनीता घर में अकेली थी, उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वहां एक अजीब सी हवा चली। कुछ ही क्षणों में सुनीता का खून बंगले की दीवारों पर बिखर गया। राजेश जब घर लौटा तो उसने सुनीता की लाश को देखा और उसके होश उड़ गए। सुनीता की मौत के बाद राजेश के अंदर बदले की आग जल उठी। उसने तय किया कि वो उन आत्माओं का सामना करेगा जिन्होंने उसकी पत्नी की जान ली। उसने शंकर से मदद मांगी, पर शंकर ने मना कर दिया। राजेश ने अकेले ही उस बंगले का राज जानने का फैसला किया। राजेश ने बंगले के उन हिस्सों में जाने की कोशिश की जहां पहले कोई नहीं गया था। उसने एक सीक्रेट कमरे का पता लगाया जहां उसे वर्मा परिवार की चीखें सुनाई दी। वो उस कमरे के अंदर गया और वहां उसे एक डायरी मिली जिसमें वर्मा परिवार की मौत कैसे हुई थी उसमें लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था कि वर्मा परिवार ने एक पुरानी किताब से काला जादू सीखा था जिसके कारण उनकी मौत हो गई।
उनकी आत्माएं बंगले में ही फंस गईं और अब वे किसी को भी वहां रहने नहीं देती। राजेश को एहसास हुआ कि वो भी अब इस शापित बंगले का हिस्सा बन चुका है। राजेश ने उस डायरी को जलाने की कोशिश की, पर तभी उसे महसूस हुआ कि वो खुद ही आग की लपटों में घिर गया है। बंगले की दीवारें से अचानक खून टपकने लगा और चीखें चारों ओर गूंजने लगी। राजेश ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। राजेश ने महसूस हुआ कि वो अब बच नहीं सकता। उसने आखिरी बार अपने भगवान को याद किया और फिर वो भी बंगले का शिकार बन गया। उसकी मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई और फिर कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कि साल बीत चुके थे। कुछ साल बाद एक नया परिवार उस बंगले को खरीदने आया। उन्होंने सुनीता और राजेश की कहानियां सुनी थी, पर वो इसे केवल अफवाह मानते थे। वो बंगले में रहने चले गए और फिर एक रात उन्होंने भी वही चीखें सुनी जो राजेश और सुनीता ने सुनी थी। क्या वो परिवार बच पाएगा या वो भी इस खौफनाक बंगले का हिस्सा बन जाएंगे? इसका जवाब सिर्फ उस पुरानी डायरी में छुपा है, जो अब भी कहीं ना कहीं उस बंगले के अंदर पड़ी है। कुछ समय बाद गुप्ता परिवार उस पुराने बंगले में रहने के लिए आया। परिवार में रमेश गुप्ता, उनकी पत्नी नीला और उनका बेटा सिद्धार्थ शामिल थे। गुप्ता परिवार को इस बंगले के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे केवल अफवाह मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। रमेश को यह जगह पसंद आई थी क्योंकि यह सस्ती थी और शहर के शोर शराबे से दूर थी। सिद्धार्थ एक जवान लड़का था जिसे रहस्यों में दिलचस्पी थी। बंगले में आते ही उसने वहां के कोनों और कमरों की जांच करनी शुरू कर दी। वो अक्सर अकेले ही पूरे बंगले का निरीक्षण करता और पुराने कमरों में छिपे रहस्यों को ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन उसे बंगले के एक पुराने अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे एक हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने सुनीता के खून से सने कमरे को देखा। नीला को बंगले में आने के बाद से ही अजीब अजीब सपने आने लगे। उसे रात में कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसे बिस्तर से खींचने की कोशिश कर रहा है। एक रात उसने देखा कि वो एक बड़े कमरे में खड़ी है और चारों ओर खून बिखरा हुआ है। उसने अचानक किसी की चीख सुनी और जब मुड़कर देखा तो वहां राजेश का चेहरा था, जो खून से भरा हुआ था। नीला की चीख सुनकर रमेश जाग गया, लेकिन उसने इसे नीला का भ्रम समझकर इग्नोर कर दिया। रमेश ने भी बंगले में अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। उसे अक्सर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, जबकि घर में कोई और नहीं होता। एक दिन उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे शंका होने लगी कि बंगले में कुछ तो गलत है। उसने शंकर से मिलकर बंगले के इतिहास के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पर शंकर ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। सिद्धार्थ ने गुप्त दरवाजे के पीछे छिपी उस डायरी को खोज निकाला, जिसे राजेश ने आखिरी बार देखा था। उसने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया और उसमें वर्मा परिवार के काले जादू के बारे में विस्तार से जानकारी मिली। डायरी में बताया गया था कि वर्मा परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष हवन किया था, लेकिन गलती से वे अपने ही जाल में फंस गए। सिद्धार्थ ने डायरी के पन्नों में सुनीता और राजेश के नाम भी देखे, जिसने उसे और भी डराया। नीला ने अपने सपनों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसे अब विश्वास हो गया था कि बंगले में कुछ भयानक छिपा हुआ है। उसने रमेश से कहा कि वो इस बंगले को छोड़कर कहीं और चले जाए, पर रमेश ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। नीला ने सिद्धार्थ को भी सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन सिद्धार्थ अपनी खोज में इतना उलझा हुआ था कि उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक रात जब रमेश काम से देर से लौटा तो उसने देखा कि घर के सभी दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। उसने नीला को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। वो उस आवाज के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि नीला
बेहोश पड़ी हुई थी और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था। रमेश ने नीला को उठाने की कोशिश की, पर उसकी सांसें पहले ही रुक चुकी थीं। रमेश ने घबराकर सिद्धार्थ को ढूंढना शुरू किया। सिद्धार्थ ने डायरी के अंतिम पन्ने तक पहुंचते ही उसकी जान पर खतरा मंडराने लगा। उसने महसूस किया कि अब उसे उस काले जादू का सामना करना ही पड़ेगा। उसने डायरी में लिखा अनुष्ठान पढ़ा और उसे समाप्त करने का तरीका ढूंढने की कोशिश की, पर उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि जो भी इसे पूरा करने की कोशिश करेगा वो खुद भी उस जाल में फंस जाएगा। रमेश ने नीला की मौत के बाद बंगले को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सिद्धार्थ को घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो इस रहस्य को खत्म करने के बाद ही जाएगा। रमेश ने मजबूरी में उसे अकेला छोड़ दिया और खुद बंगले के एक दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी उसी गुप्त कमरे में पहुंच गया जहां सुनीता की मौत हुई थी। रमेश को अब समझ में आ गया था कि वो बंगले की भटकती आत्माओं का अगला शिकार बनने वाला है। उसने सिद्धार्थ को फोन करके तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने देखा कि बंगले की दीवारें खून से टपकना शुरू हो रहा है और पूरे घर में अजीब सी चीखें गूंजने लगी। सिद्धार्थ ने आखिरी बार डायरी के पन्नों को जलाने की कोशिश की ताकि इस अभिशाप का खत्म हो सके, पर तभी बंगले की भटकती आत्माएं उसके सामने आ खड़ी हुई। सिद्धार्थ ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, पर वो भी उस बंगले का हिस्सा बन गया। कहानी का अंत इस रहस्यमय मोड़ पर होता है कि क्या इस अभिशप्त बंगले का कभी अंत हो पाएगा? क्या कोई बाहरी व्यक्ति इस भयंकर रहस्य को सुलझा पाएगा, या ये बंगला सदियों तक खून और मौत का गवाह बनता रहेगा? दोस्तों, आगे क्या हुआ जानना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें, और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।